उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा हुआ करता था। अब मुहावरा ये होगा कि उल्टा कोतवाल मजलूम को डांटे। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जो शर्मनाक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने मोटरवे पर होने वाले ज्यादती के वाकये के बारे में ये कहा कि खातून को क्या जरूरत थी कि वो रात 12 बजे घर से निकलती, बजाय इसके कि उस खातून को तसल्ली दी जाती, शहर की दीगर खवातीन को, दीगर बेटियों को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती। सीसीपीओ लाहौर का यह कहना कि रात 12 बजे हम अपनी खवातीन को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि सीसीपीओ अपने ख्याल में लाहौर में नहीं बल्कि लंडी कोतल में तैनात हुए हैं। इस वक्त ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो ये चल रहा है कि सीसीपीओ लाहौर को रिमूव किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, सीसीपीओ लाहौर ने बाद में अपने इस बयान को डिफेंड करते हुए यह कहा कि खातून को यह लगता था कि वो फ्रांस में है। इसका मतलब है कि रियासत मदीना से ज्यादा सिक्योर फ्रांस है, जहां पर रात 12 बजे भी खवातीन निकल सकती हैं। और इन गुनाहगार आंखों ने रात 2 बजे न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर एक लड़की को शॉर्ट्स में मलबूस अकेला देखा है और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की के करीब जा सके। रवैया जो होता है वो मुआशरे का होता है, और मुआशरे के अंदर अगर हर जानिब जिनसी भेड़िए घूम रहे हो, हर जानिब फ्रस्ट्रेशन घूम रही हो और इस बात का यकीन घूम रहा हो कि हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा वजीर आला पंजाब सानिया साहिवाल की तरह नोटिस ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा वजीर आजम इमरान खान नोटिस ले लेगा सानिया रहीम यार खान की तरह, लेकिन उन्हें इस बात की भी तसल्ली होती है कि जब हुक्मरान नोटिस ले लेंगे तो फिर सब ठीक होगा, क्योंकि जो नोटिस ले लिया जाता है उसका बनता कुछ नहीं। इस शर्मनाक वाकये के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा आलिया जहरा, सीनियर सहाफी हैं और तज्जियाकार भी हैं, ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फातिमा चद्दर साहिबा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं एज चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं क्वेश्चंस लेकर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का क्या कहना था। देखिए, तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपकी इल्म में हो, तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। यानी बजाय इसके कि उस खातून के साथ हमदर्दी की जाती कि इतना अंधोनाक वाकया उनके साथ पेश आया है, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की इस शर्मनाक स्टेटमेंट ने पूरी सिविल सोसाइटी के जो सर हैं वो शर्म से झुका दिए हैं कि उनका कोतवाले शहर कौम की बेटियों को, शहर की बेटियों को यह पैगाम दे रहा है कि उन्हें क्या जरूरत थी कि वो रात 12 बजे घर से निकलती। किसी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी की गाड़ी भी खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सीसीपीओ लाहौर साहब की जानिब से जो पुलिसिंग की जगह मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी गई है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है सोसाइटी को। आलिया, मुझे यह बताइएगा कि यह सारा वाकया आपने भी देखा, 36 घंटे से जायद हो चुके हैं, क्या आपके तासुरात हैं इस वाकये पे? देखिए, जो ये इनकी स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो इसके बारे में जैसे आपने राइटली कहा कि उसके बारे में बात होनी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक बात इन्होंने की है। और ये वही सीसीपीओ साहब हैं जो एक दिन पहले सिर्फ हमें टीवी के ऊपर बैठ के कहते थे कि मैं तो सबसे अच्छा पूरा पाकिस्तान का पुलिस ऑफिसर हूँ। इनकी वजह से, इनके कहने के ऊपर आईजी को हटाया गया, वही आईजी जिनकी इमरान खान तारीफें करते थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात थे। इनको जो है एक इंक्वायरी कमेटी ने इनको गिल्टी फाइंड किया था, स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, इनके बारे में बहुत सारी और बातें की थी, उसके बावजूद इनको जो है वो लगाया गया।
اور ان کی اس طرح سے جو ہے ٹی وی پہ ان کو آنے دیا جو کہ رولز کے خلاف ہے. ٹی وی پہ آپ اس طرح آ کے انٹرویوز نہیں دے سکتے. اور یہ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس وکٹم کی غلطی ہے کہ وہ باہر کیوں نکلی اس ٹائم پہ, 12 بجے کیوں باہر نکلی, وہ انہوں نے اپنا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا, انہوں نے وہ اکیلی کیوں نکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ایک لاہور کا ٹاپ پولیس آفیسر جب یہ بات کر رہا ہے کہ وہ وکٹم کی غلطی کہہ رہا ہے ریپ کو, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں کہ جو جونیئر پولیس والے ہوں گے جو کہ اتنے سینئر نہیں. عالیہ, یہ جو مدارس کے اندر بچوں کے ریپ ہو جاتے ہیں, یہ بچے بھی رات کو 12 بجے نکلے ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر سنسان جگہوں پر. آپ بچوں کی کل کراچی کے اندر یا پتہ نہیں کسی اور سندھ کے کسی ایریا میں 5 سال کی بچی کے ساتھ کراچی میں مروا, جی کیا ان کے ساتھ کیا وہ ان کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے تھے, ان کو کس طرح سے آنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ زندہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو لاشوں کو ریپ کرتے ہیں, قبرستان میں جا کے قبریں کھود کے ریپ کرتے ہیں. اندھی ڈالفن کا ریپ کر دیا جاتا ہے, جانوروں کا ریپ کر دیا جاتا ہے. ان کو کیسے کرنا چاہیے, ان کو کیا پریکاشنری میجرز اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو یہ فوری طور پہ ان کو فائر کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کو انہوں نے جو ہمیں امیج کی بات کرتے رہتے ہیں نا صحافیوں کو بھی کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کیا. اچھا عالیہ, یہ بتائیے گا کہ بینگ اے جرنلسٹ اگر وہ یہ کہیں کہ میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا, مجھے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ نئے عہدے کا پریشر ان میں یہ وہ سب کہہ گئے اور انہیں ایک موقع دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, انہوں نے دوبارہ سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے ویسے اس کو انڈورس کیا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آگے انہوں نے اس سے زیادہ پرابلمٹک باتیں, آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ فرانس نہیں ہے, اگر آپ فرانس میں وہ سمجھ رہی تھی کہ فرانس ہے کیونکہ وہ فرینچ تھی تو اس لیے ان کو یہ لگا. تو یہ اور اس کے علاوہ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومتی ریپرزینٹیو جو ہیں فیڈرل منسٹرز, وہ اسد عمر نے بھی ابھی ان کو ڈیفینڈ کیا کہ ہم کوئی ایکشن نہیں, شہزاد اکبر نے ڈیفینڈ کیا ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک ان کا فاطمہ آپ بھی ان کو ڈیفینڈ کریں گی؟ دیکھیں سارا ملبہ ابھی سی سی پی او کی طرف ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ انہیں اس ٹائم پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے تھی. اس میں کوئی نہیں, یہ سٹیٹمنٹ کسی بھی ٹائم پر نہیں دی جا سکتی. مجھے دیکھیں ابھی یہ جو خاتون کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے ان کے بچوں کے سامنے, یہ ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے, یہ ایک پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ جہاں پہ آپ کی 52+ خواتین کی پاپولیشن ہے اور اس میں موسٹلی خواتین جو ہیں بچوں کو چھوڑنے بھی جا رہی ہوتی ہیں, لینے بھی جا رہی ہوتی ہیں, اکیڈمیز میں جا رہی ہوتی ہیں, شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ ایک عورت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو گھر میں بند ہو جائے, وہ باہر نہیں نکل سکتی. دیکھیں اگر ہم یعنی آپ کے خیال میں سی سی پی او عمر شیخ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, بالکل بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیں اگر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست ہے, تو مدینے کی ریاست میں بچوں کو بھی پوری فریڈم ہے, بڑوں کو بھی پوری فریڈم ہے, عورتوں کو بھی فریڈم ہے اور مردوں کو بھی ہے. یہاں پہ دیکھیں میں آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گی کہ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. اگر وہ خاتون 12 بجے نکلی ہیں یا وہ 2 بجے نکلی ہیں یا 1 بجے نکلی ہیں تو کوئی وجہ تھی وہ نکلی ہیں. اب اس کا چیز کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو اس کے بچوں کے سامنے پکڑ کے اس کو ریپ کر دیا جائے. آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہماری سوسائٹی میں جو عورت ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے, ادروائز وہ محفوظ نہیں ہے. اچھا مجھے میرے ساتھ کچھ اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں. فاطمہ آپ ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کی, ایک سینسیٹیو عہدے پر کام بھی کرتی ہیں, ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں, خواتین کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں, کام کرتی ہیں. خود بھی ایک خاتون ہیں, ایک عورت کے درد کو سمجھ بھی سکتی ہیں. رپورٹڈ کیسز لاہور شہر کے اندر ستمبر 2018 سے لے کر ستمبر 2020 تک 2893 ہیں اور ان میں سے ایک بھی مجرم کو پھانسی نہیں ہو سکی ہے. فاطمہ بالکل, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون بنے ہوئے ہیں ان میں اتنے لوپ رکھے گئے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی وکٹم جاتی ہے, پہلی دفعہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے یہ بات کہی کہ جو عورت ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ وکٹم نہیں ہوتی, وہ سروائیور ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک عورت کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر سے پنجاب پولیس کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو الٹیمیٹ ذمہ داری ہے وہ آئی جی پنجاب کی ہے, جس کو آپ لوگ ٹکنے نہیں دیتے اور آئے دن سیاسی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس عہدے پر. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سی سی پی او, ایک جونیئر آفیسر کی کشمکش میں ایک سینئر آفیسر, اگر آئی جی صاحب شعیب دستگیر اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, ایک شہر کے
CCPO को लगाने से पहले IG को लूप में नहीं रखा जाता तो फिर ये वाकयात तो होंगे ना फातिमा? नहीं, देखिए ये वाकयात अभी से नहीं हो रहे हैं, ये वाकयात आप देखें कि बहुत आप ज़ैनब के साथ भी तो ज्यादती कसूर में इसी पंजाब में हुई थी ना, और उसी शहबाज शरीफ ने उसी ज़ैनब के रेपिस्ट को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया था ना। मेरी बात सुने, ज़ैनब को 12वां 13वां केस था, उससे पहले कसूर में कितने वाकयात होते? नहीं, ऐसा एक टेस्ट केस आप लोगों ने बनाया? इमरान खान कहते थे कि डिजाइन करना चाहिए। आप लोगों ने सानिया साहिवाल का भी नोटिस लिया था ना, सानिया रहीम खान का भी नोटिस लिया था। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ये टेस्ट केस बनेगा, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से ये केस आपको नजर आएगा। ये CCPO साहब ने जो भी बयान दिए हैं वो मैं उसकी मैं चले हम उनके से बाहर आ गए, उनके होते हुए कोई फेयर इंक्वायरी नहीं हो सकती है, वो बायस थे, उन्होंने पहले से दिखा दिया कि वो बायस को लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन ये कि उन्हें यहाँ इस तरह के जो केसेस और भी हैं या केस है, इनको हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, वरना तो हम क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं। फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रैशनल स्टांस। मुझे यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो मोटरवे पर पेश आया उस खातून के साथ जो फ्रांस से इस उम्मीद पर लौटी थी कि वो अपने बच्चों की इस्लामी माहौल के अंदर परवरिश करेगी। लेकिन आज CCPO लाहौर उमर शेख की स्टेटमेंट ने एक मरतबा फिर इस दर्दनाक हकीकत को आश्कार किया है कि अभी रियासत मदीना के अंदर जो इमरान खान साहब कायम करना चाह रहे हैं, अभी तक उसके अंदर फ्रांस जैसा इंसाफ या फ्रांस जैसी प्रोटेक्शन नहीं मिली है। आलिया ज़हरा, इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, आप तनकीद कर लेती हैं, हम तनकीद कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, ये अफसरान अपने ओहदों पर बराजमान रहते हैं और कुछ दिनों के बाद हम भी भूल जाते हैं। लेकिन जो सोसाइटल बेसिक चेंज है वो कैसे आएगी आलिया? देखिए, ये गुस्सा इस वक्त जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर केस के बाद हम देखते हैं, ज़ैनब का जो केस था तब भी हमने देखा मरवा की दफा इसी तरह हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा फिर 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं हम, और फिर वो बिजनेस एज यूजुअल होता है। लेकिन अभी हमें ये इसको ट्रांसलेट होना चाहिए, इस एंगर को टुवर्ड्स अ चेंज, जहाँ पे हम एक डिबेट शुरू करें। आप देखें कि अभी औरत मार्च हुआ था कुछ महीने पहले, हमने यहीं पे आपके शो में डिस्कस करे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी बहुत बुरा स्लोगन है। अब वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर आप जब तनकीद करते हैं तो आप ये औरतों को कह रहे हैं कि नहीं, आपका हक नहीं है। उस स्लोगन का मतलब यही था ना कि मेरे एक औरत की रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, उसको आप नहीं छू सकते, रेप करना बंद कर दें। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये डिमांड हो रही थी कि आप किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर मत छुए, उससे पहले उसकी मर्जी पूछ लें, उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वो उसको दें। लेकिन उसको उन्होंने हमें कहा कि आप फहाशी फैला रहे हैं, आप जो है वो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप बाहर से पैसे लेते हैं, वेस्टर्नाइज्ड हैं, इस तरह के इल्जाम लगे। तो अगर चेंज की आप बात करें ना, सोसाइटल लेवल पे चेंज तब आएगा जब आप इस तरह की डिबेट्स होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह औरतों को ये नहीं कहा जाएगा कि आप आपकी बात ठीक है कि डिबेट से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आएगी, अपने हकूक के मुतालिक आगाही भी आएगी। लेकिन एक देहाती खातून जिसने कभी टेलीविजन ना देखा हो, जिसने कभी किताब ना पढ़ी हो, उसे भी पता होता है कि रेप क्या होता है और रेप नहीं होना चाहिए। यही अवेयरनेस जो है वो एक पढ़ी लिखी खातून को भी होती है। खातून जो है कुदरत ने उससे फिजिकली वीक बनाया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दीगर एट्रीब्यूट्स के अंदर है। अपने राइट से एक फुली अवेयर खातून भी अगर एक ताकतवर मर्द के आगे फिजिकली बेबस हो जाए तो वो क्या करे आलिया? देखें, ये हमारी आप जो बात करें फिजिकली वीक, अब इस तरह का ऐसा भी नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं। अब मतलब बहुत सारी मार्शल आर्ट्स वगैरह और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस करते हैं और अब इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे अब कुछ लड़कियां अपने साथ पेपर स्प्रेज वगैरह रख रही हैं, वेपन्स रख रही हैं, और वो मतलब इसको नॉर्मलाइज करें ना। आप अगर रियासत नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, अगर हमारे पास CCPO लाहौर जैसे अफसरान हैं जो कहते हैं कि आपकी गलती है, तो फिर वैसे हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे बाजारों में पेपर स्प्रे मिलता है या इलेक्ट्रिक गन मिलती है?
आई थिंक नहीं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली वो लीगलाइज तो नहीं है उस तरह से, वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, लेकिन आप खुद घर पे बना सकते हैं वो सारा। द पॉइंट इज कि आपको सेल्फ डिफेंस आना। इसके अंदर क्या इलीगल चीज है? अगर एक खातून अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने बैग में पेपर स्प्रे रख रही है कि वो किसी भी हमलावर की आंखों में स्प्रे करके अपने आप को बचा सके, तो इसमें क्या इलीगल है? बिल्कुल कोई इलीगल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी रियासत ऐसे करती है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी खवातीन प्रिजनर्स जो हमारी जेल्स में हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर जो ज़्यादातर कैदी हैं वो जिस जुर्म के अंदर है उन्होंने रिटेलिएट किया था, कोई उन पर अटैक करा था। मैं स्टेटिस्टिक्स देख रही थी तो एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी खवातीन की जिन्होंने अगर मर्डर किया या अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस के अंदर वो अंदर हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो कोई उनको अब्यूज करा था घर पे या बाहर, तो उन्होंने रोकने के लिए वो अपना जो है वो जवाब दिया, तो वो जेल में चली गई। तो मतलब रियासत तो आपकी छोड़ी भी है ना। फातिमा, आप वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हैं, क्या आप ये रेकमेंड नहीं कर सकती कि हमारी जो बहू बेटियां हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम पेपर स्प्रे तो अलाउ किया जा सके ना? देखिए, ये तो एक सेपरेट डिबेट है। अगर हमारे इदारे और जो लॉ बने हुए हैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के, उनके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मेरे ख्याल में ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हो ही नहीं रही। देखिए, यहाँ ये हम कह सकते हैं, आप लोग पेपर स्प्रे अलाउ करने के हक में नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, ये भी होना चाहिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बतौर ह्यूमन बीइंग ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए पेपर स्प्रे अलाउ करने पे कोई एतराज़ नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं साथ साथ ये कह रही हूँ कि अगर रियासत में जो हमारे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बने हुए हैं, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट बना हुआ है 2016 में पास हुआ था, ये अथॉरिटी उसी के तहत बनाएगी, तो अगर कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के साने दोबारा हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कानून के अंदर इस तरह के लूप हैं कि आप देखें ना, आपने ऑफेंस ऐसी उसके ऊपर लगाई जिसकी उसकी तीन महीने बाद उस बंदे की जमानत हो जाएगी, तो उसको तो ये है कि मैं कोई भी FATF पे आप लोगों ने बिल पास करवाना हो, ऑपोजिशन ना मान रही हो, तो आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लेते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फातिमा, और वो लूपहोल्स अगर यहाँ अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रायोरिटीज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल प्रायोरिटी है, क्योंकि बिल पास अगर हुए और खवातीन के वायलेंस के खिलाफ 2016 एक्ट बना है तो जाहिर है बिल थी तो बना ना। अभी जो अथॉरिटी बनी और अथॉरिटी इतनी वर्किंग कर रही है पूरे पंजाब में डोमेस्टिक वायलेंस पे अवेयरनेस दे रही है, सारा कुछ। मैं लाहौर में रहती हूँ। क्लब रोड से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कितनी दूर है? अब ये आधे घंटे की ड्राइव। क्या वजीर आला पंजाब नहीं जा सकते थे अश्क के लिए? नहीं, जाना तो चाहिए, वो जाएंगे भी, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जहां भी जाना होता है वजीर आला, मेरी बात सुने कि जहां जाना होता है वजीर आला हर जगह विजिट करते हैं, वहां भी जाएंगे, लेकिन बात ये कि इदारे बने हुए, इदारे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव तो कभी पहुंचे ही नहीं, मेरी बात सुने, जो हम रिप्रेजेंटेटिव जो हुकूमत के हैं वो वहां पहुंचते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर जगह वजीर आजम और वजीर आला पहुंचे तो ही काम होता है। मुल्कों के लीडर्स होते हैं जो अपनी नहीं, हमारे भी पहुंचते हैं। मुझे आप एक मिसाल दें जिसमें इमरान खान साहब इस मुल्क में होने वाले एक साने के ऊपर साइट पर या मुतासरा लोगों के घर पहुंचे, एक मिसाल। नहीं, देखिए बहुत दफा वो जाते हैं, एक मिसाल दे दें, लेकिन ये आप एग्जैक्टली ये मेरी बात सुने, किसी की पर्सनल लाइफ, ये पर्सनल लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ कर रही है ना आप, एजेंडे पे बात करें, मेरे ख्याल में आपसे सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक रूलिंग पार्टी का चेयरमैन अपने मुल्क में होने वाली किसी कैलेमिटी के वक्त मौके पर नहीं पहुंचता, कराची में जहाज गिरा होता है और वो नथिया गली में जॉगिंग कर रहे होते हैं, उठा के देखें, मेरी उठा के देखें, सीएम साहब की उठा के देखें, पूरी की पूरी हुकूमत लगी हुई है यहाँ पे। तो मेरी बात सुने, मॉडल टाउन में 16 बंदे सीधी गोलियां मारी गई, उनको मार दिया गया, तो यहाँ पे कोई नहीं था पूछता। इमरान खान साहब आज तक किसी जगह पर नहीं पहुंचे, पहुंचते हैं, जहां हर जगह पहुंचते हैं। आप देखिए कराची वो गए हुए थे, आप देखिए वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, मेरी बात सुने, अभी फ्लड आया था तो पानी आया, कराची पहुंचे हुए थे वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुल्क के दूसरे मामलात भी देखने हैं। सीएम साहब पंजाब में मौजूद है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इदारे मौजूद है, मैं प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन मौजूद हूं। जरूरी है कि हर जगह प्राइम मिनिस्टर ही पहुंचे जाके, फिर इदारे किस लिए हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही सारी जगहों पे जाके काम करना है तो जो इदारे हैं वो किस लिए हैं?
अगर इदारे हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर किस लिए? नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी इदारे पहुंचेंगे अपना जहां काम जाना नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने काम उन देखिए, इदारों को अगर स्मूथली एक- रन करना देखिए, हो मेरी बात तो आज सुने। ये सिचुएशन हो फातिमा? मेरी बात सुने, अगर एक सानिया हो गया है, उन बंदों को ढूंढा जा रहा है, खोजी लगा दिए गए हैं, एक एक मिनट का हमारे साथ कॉल के साथ राब्ता है पुलिस डिपार्टमेंट से, सीसीपीओ साहब से, और इंशाल्लाह कल इसकी मीटिंग भी है, मैं उसको विजिट भी कर रही हूं, उनके घर भी जा रही हूं, जो भी इशू है इसको सॉल्व करेंगे और इस केस को इंशाल्लाह हम एक हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। एक हफ्ता? एक देखे मुजरमों तक पहुंचना, एक ऐसा मुजरम जिसका नहीं, किसी को पता नहीं एक है, हफ्ते उसका तक कौन टाइम नहीं कैसे पता। आपने कैलकुलेट नहीं, किया? मैं ये किया है कि उनको कैफरे के द्वार तक पता चल रहा है तो पहुंचाएंगे। 2 घंटे में नहीं पकड़ नहीं जा नहीं, सकते। वो तो पकड़ेंगे उनको इंशाल्लाह, हाँ। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि कैफरे के द्वार तक पहुंचाएंगे, कानून में रहते हुए लीगल। लेकिन आपने तो कहा था कानून में बहुत लूप होल्स हैं। नहीं, लूप होल्स इसलिए कि जो केस इस तरह के होते हैं, मैंने इस केस की बात नहीं की, मैंने आप जो ज़ैनब केस की बात नहीं, कर रहे अगर थे, मुल्ज़िम मैंने पकड़े उसका- भी जाते हैं, तो तो वो इंशाल्लाह जो उनको कानून के सजा लूप होल से बच नहीं पाएंगे। नहीं बच पाएंगे, उनको ये सजा दी जाएगी। चलें, देखिए, मुझे ये उम्मीद मैंने है आपको फातिमा पहले कि भी उन कहा मुजरिमों को था सजा कि ये मिलेगी। सिर्फ एक फैमिली का, ये एक औरत का केस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का केस है। बहुत अच्छी बात है। जान फैला इससे, फैमिली में फैला, पूरी औरतों में फैला, हमारी जितनी भी औरतें पर अल्लामा रागिब नईमी साहब मौजूद हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, समाजी मामलात पर भी गहरी नजर रखते हैं। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपके कीमती वक्त के लिए। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जो खातून के साथ मोटरवे पर उनके बच्चों के सामने ज्यादती की गई, और ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उसके बाद कोतवाली शहर ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने ये कहकर उनके जख्मों पर नमक छिड़का कि खातून को क्या जरूरत थी कि वो रात 12 बजे जाती, अगर जाती तो मोटर, उसके अलावा जीटी रोड से जाती। और उसके बाद दोबारा रागिब नईमी साहब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए कहा कि खातून ने इस मुल्क को फ्रांस समझ लिया था। रागिब नईमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इंतहाई गमगीन कर देने वाला वाक़या है। इस वाक़े ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत करने के काबिल नहीं है। इस वाक़े ने इस अमर को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में अनारकी बढ़ती चली जा रही है और वो जिन्हें जेलों के अंदर होना चाहिए था, जिनके मुकदमात चलने चाहिए थे, वो आज़ाद और दंदनाते फिर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर जराइम इस खुलेआम होना शुरू हो गए हैं तो फिर यकीनी तौर पे इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के अफसरान, जिनकी जिम्मेदारी में लोगों की जानो माल की हिफाजत आती है, वो क्वेश्चनेबल हैं और एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। मैंने आज ही फेसबुक के ऊपर इस हवाले से अपना स्टेटस भी लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को खुद सोचना है कि वो किस तरीके से अपने जानो माल की हिफाजत। अच्छा रागिब नईमी साहब, पाकिस्तान एक कंजर्वेटिव रिलीजियस सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला इस्लामी मुल्क है जहां सबसे ज्यादा ज़कात और सदकात इकट्ठे होते हैं, और इतलात के मुताबिक ये खातून फ्रांस की नेशनैलिटी होल्डर थी, इनके बच्चे भी फ्रेंच नेशनल थे, और ये फ्रांस की जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान इसलिए आई थी कि वो अपने बच्चों को एक मुस्लिम कल्चर के अंदर पाल पोस सकें। और एक कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि जब हम जाए बकुआ पर पहुंचे तो खातून गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर रही थी कि मुझे गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। रागिब नईमी साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान जिसे हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा के अक़वाल के मुताबिक एक ऐसा खिता ज़मीन जहाँ पे हम इस्लाम के बुनियादी असूलों को कारफरमा देखना चाहते हैं और जहाँ पे बुनियादी तौर पे आइन, कुरान और सुन्नत होगा, वहाँ पे इस किस्म की हरकत कई सवालात को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। ये वाक़या सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के दिलों में से और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर ये बात छुपा हुआ है कि जब कभी मौका मिलेगा हमने किसी ना किसी किस्म का जुर्म करना है, और ये जुर्म के ऊपर उसी वक्त जरी होता है जब उसे पता है कि मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़ भी लिया जाएगा
میں انصاف کے دائرے کار سے راغب نعیمی صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کا ریفرنس دیا، لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس کے مجرم، اس خاتون کے مجرم کسی بھی سائنسی طریقے سے ڈی این اے میچنگ کے ذریعے پکڑ لیے جاتے ہیں، جیو فینسنگ یا موبائل کال ٹریسنگ سے کسی طرح سے پکڑے جاتے ہیں، تو وہ خاتون 4 گواہ کہاں سے لائے گی؟ دیکھیے 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو قاضی وقت کو اس بات پہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سد ذرائع کے طور پہ اگر انہیں میکسیمم پنشمنٹ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. یہاں پر دیگر شواہد اتنے اتھینٹک ہو جائیں گے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اور پھر یہاں پہ تو سد ذرائع کے طور پہ جو کہ اسلامی فقہ کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ کہ اگر اس کے کرنے والے کو سزا نہ دی جائے تو وہ اس طرح کے واقعات بہت معاشرے میں بڑھ جائیں گے. تو ان واقعات کو روکنے کے لیے کسی ایک کو مثال بنانی پڑتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مجرموں کو اس طرح کی مثال لازمی بنا دینی چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے زینب کیس کی بات ہوئی اور ہم نے دیکھا زینب کیس کے اندر مجرم کو لیکن راغب نعیمی صاحب یہ بڑا ماشاءاللہ پروگریسو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اکثر آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں، معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے سزا کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ زینب کا جو قاتل اور ریپسٹ تھا عمران علی، اس کو سزائے موت دے دی گئی. اس کے بعد سزائے موت کے بعد کوئی ڈیٹرنس تو کریٹ نہیں ہوا. زیادتی کے واقعات ویسے کہ ویسے ہو رہے ہیں. گاؤں میں لوگ جوان لڑکی کی لاش کو دفنانے کے بعد 3 دن جاگ کر وہاں پر پہرا دیتے ہیں قبر کے اوپر بھی. راغب نعیمی صاحب دیکھیے یہ ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس معاشرے کے اس انجام کو تک پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر فرد کا اپنا اپنی جگہ پہ کردار ہے. لیکن راغب نعیمی صاحب وہ جو سزا والی بات، سزا ہو بھی گئی، اس کے باوجود ڈیٹرنس نہیں کریٹ ہو رہی سوسائٹی میں. دیکھیے آپ کو مسلسل اس طرح کی سزائیں دینا پڑیں گی. ایک آدھ واقعہ، لیکن وہ جو سزا ہوئی ہے سزا کس طرح ہوئی ہے وہ بس 2-4 افراد نے دیکھ لیا. ہم تو اس وقت بھی اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ قانون میں تبدیلی لائی جائے اور وہ جو سزائے موت کو جیل کے اندر دینے کا قانون ہے اس کو بدلا جائے. اور حکومت کیوں نہیں بدل رہی؟ لیکن راغب نعیمی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2019 میں جب جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کو سزائے موت دے کر ان کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکانے کی بات کی تھی تو خود علماء کی جانب سے اسے غیر اسلامی قرار دیا گیا. اس کے بعد حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح سے پبلک ہینگنگ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سزاؤں کا معیار ہے اور اس کے اوزان ہیں وہ سیاسی بیانیے کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں. راغب نعیمی صاحب آپ نے بہت زبردست بات کو یہاں پہ بیان کیا ہے اور ایک خاص دائرہ کار کے اندر اس سزا کی اکرنس کا ذکر کیا ہے. دیکھیے آپ کو جرم کے مطابق سزا کا تعین کرنا پڑے گا لازمی طور پر. ایسا جرم چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جرم کرنے والا کون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرم کی نوعیت کے مطابق سزا لازمی طور پہ ملزم کو ملنی چاہیے اور ملزم اگر اس دائرے کار سے اپنے آپ کو بچا لینے کے لیے کامیاب ہو جائے تو یہ پھر نظام انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا راغب نعیمی صاحب پاکستان کا نظام انصاف تو ایسا ہے کہ عبد المجید اچکزئی صاحب 22 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے ویڈیو فوٹیج موجود ہوتی ہے، تصاویر موجود ہوتی ہیں، 2.5 سال بعد بری ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی گواہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جس طرح آپ نے یہ کہا راغب نعیمی صاحب کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسے کیسز میں قبول کیا جاتا ہے، لیکن خود آپ ہی کے جو ساتھی اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں ہیں جن کی خاص طور پر میں نام لوں گا مولانا اختر شیرانی صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈی این اے ایویڈنس ایسے کیسز میں ایڈمیزیبل نہیں ہوگا اینڈ دے ریکوائر ایز پر شریعہ 4 آئی وٹنسز. راغب نعیمی صاحب دیکھیے یہاں پہ شریعہ کے علاوہ بھی اگر آپ سزا کو سد ذرائع کے طور پہ دینا چاہتے ہیں، میں اسی لیے لفظ سد ذرائع کو استعمال کر رہا ہوں. سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات کو آئندہ اکرنس ہونے کے لیے اس قسم کی سزائیں دے دی جائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ کبھی ہو ہی نہ پائیں. دیکھیے کسی بھی ایک ایسے معاملے کو روک دینے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سوری عالیہ، سوری فاطمہ، آپ دونوں کے وقت کے لیے. راغب نعیمی صاحب آج پورے موڈ میں ہیں، بہت دل سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمیشہ وہ دل سے بات کرتے ہیں. راغب نعیمی صاحب ہماری نظر سے کچھ سٹیٹسٹکس گزرے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں ریپ کی شرح، چائلڈ ایبیوز کی شرح بہت
कम है, उनके अंदर जापान शामिल है, उसमें न्यूजीलैंड शामिल है, उसमें स्कैंडिनेवियन ममालिक शामिल हैं, उसमें ब्रुनाई दारुल सलाम शामिल है। ब्रुनाई दारुल सलाम को निकाल कर बकिया तमाम ममालिक जो हैं वो इस्लामी ममालिक नहीं हैं और ना वहां पर कैपिटल पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है रागिब नईमी साहब, उसके बावजूद उन्होंने इतना कम जो रेट ऑफ क्राइम है वो कैसे अचीव किया रागिब नईमी साहब? ये तो सोशल साइंटिस्ट ही बता सकते हैं कि मैंने किस तरीके से। सर आप किसी सोशल साइंटिस्ट से कम हैं? नहीं, असल में मेरा फील्ड नहीं है वो, मेरा वो मैदान कार नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें ना हमें कई लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। सजाएं अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन मुआशरे में मौजूद अफराद की अखलाकी तरबियत जो वालिदैन से शुरू होती है, असातिज़ा तक जाती है, असातिज़ा से शुरू होकर जो मुआशरे में रहने वाले हर फर्द तक ट्रैवल करती है, ये तमाम के तमाम अपनी अपनी जगहों के ऊपर जिम्मेदार बन जाते हैं अगर कहीं पर इसकी। अच्छा रागिब नईमी साहब हमारे साथ ही रहेगा। आलिया, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, रागिब नईमी साहब हमेशा एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टांस लेकर आते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया, उन्होंने ये कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो भी एडमिसिबल है। आप समझती हैं कि सजाओं के जरिए डेटरेंस क्रिएट होती है रेप के खिलाफ? आलिया देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सजाए मौत की और पब्लिक हैंगिंग्स की, तो आप देख लें कि हमने ज़ैनब के कातिल को तो फांसी हुई थी, क्या उससे क्राइम्स कम हो गए या ख़त्म हो गए? बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया। ज़ियाउल हक साहब ने भी एक पब्लिक हैंगिंग की थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बात ये है कि तशद्दुद का सलूशन कभी भी ज़्यादा और मज़ीद तशद्दुद नहीं होता है। तशद्दुद का रेप अगर कोई कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अगर हैंग कर देंगे तो वो एक ठीक है, आप जज्बाती हो जाती है पूरी कौम और वो होता है कि बस बदला लेना है, बदले का वो एक हमारा मतलब वो एक हमारी अदम बर्दाश्त भी इतनी बढ़ गई है कि हम चाहते हैं कि बस जल्दी से बदला ले लें हम। और आपको पता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम इस तरह का है। अच्छा आलिया, आंखें बंद करके बताएं कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई आपके प्यारे से ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है और आप मौके पर पहुंच जाती हैं और आप अपना वेपन इस्तेमाल करते हुए उसके पोटेंशियल रेपिस्ट को गोली मारकर हलाक कर देती हैं, तो आपके साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखिए अगर सेल्फ डिफेंस में वो तो कानून भी हमारा कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर अगर आपने मारा है किसी को या कत्ल किया है तो वो तो बिल्कुल भी मतलब वो एज प्रॉपर मर्डर ट्रीट नहीं होगा। वो उसकी कुछ थोड़ी बहुत जो सजा होती है वो हो जाती है कि आपने कानून अपने हाथ में लिया। नहीं, वो थोड़ी बहुत सजा भी क्यों हो? देखिए अगर वो इस तरह जैसे आप बता रहे हैं वो तो एक ठीक है एक्सेप्शनल केस होगा ना कि वो हो गया है, तो उसमें फिर ठीक है कि वो उस पे वो रियासत की एक फेलियर है कि वहाँ पे एक तो वो एनेबल हुआ, वो क्राइम हुआ, वहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो हुआ। अच्छा, लेकिन इसके अलावा हमें ये जो बदले वाली जो आप बात करें ना, इससे हम कम नहीं खत्म नहीं होगा ये क्राइम खत्म करने के लिए। आलिया, एक शख्स को मुआशरे पर कानून पर एतमाद ही नहीं है, जब उसे पता है कि कानून अब्दुल मजीद अचकजई का सहारा बनता है, जब उसे पता है कि कानून जो है वो शाहरुख जदोई का सहारा बनता है, जब उसे पता है कि कानून जो है आजम सबाती को प्रोटेक्ट करता है आईजी इस्लामाबाद के मुकाबले में, तो वो अगर कानून अपने हाथ में लेता है और अपने किसी प्यारे के रेपिस्ट को मौत के घाट उतारता है तो शैल दैट पर्सन बी कन्विक्टेड? आलिया देखिए नहीं, अगर जो आप जिस तरह का बता रहे हैं कि वो उसी इंसिडेंट के वक्त वो बाद में जाकर गोली मारते, देखिए नहीं, मेरे ख्याल से वो जो है जस्टिफाइड इसलिए नहीं है बिकॉज आप कानून अपने हाथ में, आई थिंक हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए और ज्यादा तशद्दुद को इनकरेज नहीं करना चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी होती है आप अपना जो है वो एक तरह से नहीं, रियासत की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करे। जो यॉर्क रोसू का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो रियासत का जो शहरी है वो इसी शर्त पर रियासत को टैक्स देता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मैं आपको टैक्स दूंगा, लेकिन उस टैक्स के पैसों से नाज़रीन महंगी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं और हमें यह बताया जाता है कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। नाज़रीन, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फातिमा से इसी टॉपिक के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रेप साइकोलॉजी के हवाले से, उस वाक़े की रोशनी में, उस अफसोसनाक वाक़े की रोशनी में जो मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से वाला जाते हुए एक खातून को, फातिमा, ये वाक़या तो लाहौर में पेश आया, कुछ दिन पहले इसी तरह का वाक़या कराची में पेश आया जहाँ एक 5 साल की मासूम बच्ची को उसके हमसाये ने रेप का निशाना बना डाला। अभी वहाँ पर CCOP की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि मरवा को चाहिए ही नहीं था कि वो पैदा हो, क्यों पैदा हुई इस माशरे में? फातिमा देखिए, अभी आपने जिक्र किया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, जापान का,
بیسکلی مجھے جو ابھی 1.5 سال ہوا ہے ایز اے چیئر پرسن، میں نے جتنے کیسز دیکھے ہیں، آپ نے یہ ایک کیس دیکھا، میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، میں نے ایسڈ تھروئنگ کے کیسز دیکھے ہیں، گینگ ریپ کے کیسز دیکھے ہیں۔ ہم ایک گرینڈ اویئرنیس کیمپین لانچ کر رہے ہیں پورے پنجاب میں، اور اس کی پورے پاکستان میں ضرورت ہے۔ بیسکلی ہمیں مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تربیت گاہ جو ماں کی گود ہوتی ہے، یا تو وہاں کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، اس کے بعد ہمارے جو اسکول ہیں، اس کے بعد کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے بعد ہماری سوسائٹی ہے جو المیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ تو کیا ہے، لیکن ہم نے انہیں ایتھکس نہیں سکھائے۔ ہم انہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو رٹو طوطے بنا رہے ہیں، ہم انہیں یہ نہیں بتا رہے۔ آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں، جاپان میں 5 سال بچے کو اسکول کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اسے صرف ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں، واش روم بھی صاف کرواتے ہیں، اسے سارا کچھ کرایا جاتا ہے، اسے اپنے اسکول کی صفائی کرائی جاتی ہے، واش روم صاف کرائے جاتے ہیں، سارے کام کرائے جاتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں، پورا اسکول خود صاف کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ہمیں جاپانیز ماڈل کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ایک سیکولر ایجوکیشن کا۔ ہمیں جاپنیز آئیڈیالوجی نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک گاؤں میں پہلے، جب ہم جوان ہوئے ہیں، آپ جوان ہوئے ہیں، اس وقت یہ ہوتا تھا ایک گاؤں کی بیٹی ہے، پورے گاؤں کی بیٹی ہے، سب کو پتا ہوتا تھا نیبرز میں۔ آج یہ کہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کون رہ رہا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے۔ لوگ پسند نہیں کرتے انٹرفیرنس۔ سوسائٹی میں عدم برداشت، فرسٹریشن، اوور برڈن ہم نے بچوں کو بھی کر دیا، ہم نے اپنے یوتھ کو بھی کر دیا۔ ہم نے اتنی فرسٹریشن پھیلا دی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مار لیں یا مر جائیں۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہماری یوتھ، ہماری سوسائٹی، سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 4.5 مہینے کے بعد آئی جی پولیس کو تبدیل کر دیں گے تو پھر یہ تو ہوگا۔ دیکھیں یہ ریاستی معاملات ہیں، ان کو ان معاملات کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے۔ یہ ہمیں سمجھائیں، یہ اتنے مشکل معاملات ہیں۔ شعیب دستگیر صاحب کی تعریفیں کرتے پھرتے تھے عمران خان صاحب۔ میری بات سنیں، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے جب سے پاکستان بنا ہے پولیٹیسائز ہے۔ اس میں بہت زیادہ ہم تو ختم کر رہے ہیں پولیٹیسائز جو ہوا تھا۔ 4.5 مہینے بعد آئی جی تبدیل کرتے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ چینج کیا جاتا ہے، ایسے نہیں کیا جاتا۔ کیا کیا تھا؟ دیکھیں اس کے معاملات کو، یہ ریاست کو ڈیپلی معاملات کا پتہ ہے، وہی بتا سکتے ہیں، چونکہ میں آپ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں۔ بالکل میں ترجمان ہوں، لیکن یہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اظہار کیا تھا کہ ان کو لوپ میں رکھے بغیر سی سی پی او لاہور، یہی عمر شیخ صاحب جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس خاتون کے بارے میں، انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ جی جی، یہ آپ آئی جی پنجاب کو لوپ میں رکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ میں ان کے بہاف پہ یہ بات نہیں کر رہی، نہ میں کوئی سی سی پی او صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں، نہ میں کسی دوسرے کو کر رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ ریاست کا میٹر ہے، بالکل ریاست کے شہری ہیں جن کا ریپ ہو رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کی جو پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہے، جب ہر آئی جی کو پتا ہے کہ اس نے صبح ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو وہ تو چاپلوسی میں لگا رہے گا، خوشامد میں لگا رہے گا۔ میری بات سنیں، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ، ایک گروہ اٹھتا ہے، ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ زندگی کا ایک بہت برا ثانیہ ہو گیا ہے، آپ اس کو آئی جی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کر رہے ہیں کہ اگر ایک سیپریٹ ایشو ہے، یہ سیپریٹ ایشو نہیں ہے عالیہ، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے، پنجاب پولیس کا کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا۔ جب پنجاب پولیس کے افسران ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، جا کر ملاقاتیں کریں گے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ جناب ہمیں لگایا جائے، چاہے ہم جونیئر آفیسر ہوں۔ انعام میمن صاحب کے اوپر 7 ایسے لوگ ہیں جو ان سے سینئر ہیں، ان لوگوں نے انعام میمن صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرے گا، یہ ایشو ہے فاطمہ۔ دیکھیں یہ ریاست کا میٹر ہے، اس میں نہیں، یہ ریاست کی شہری بھی ہے۔ ریاست نے یہ تو نہیں کہا نا کسی بندے کو اٹھ کے کہ آپ دیکھیں، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارے ملک کی وہ ایک خاتون ہے، ہماری بہن ہے، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور بہت بڑی زیادتی، جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ ایز اے وومن جو یہ بات دیکھیں، میری بات سنیں، میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، میں ایک ماں بھی ہوں، بہن بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، میں خود بھی ڈرائیو
ड्राइव करती हूँ, बच्चों को लेके निकलती हूँ, इस तरह के वाक़यात से होते हैं, कत्ल होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट तो पुलिस नहीं करना है ना, तो आप इसको कैसे दो बातों को अलग कर सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी या नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी नहीं, मैंने एक आईजी की चेंजिंग की बात की है। आईजी की आईजी सबसे बड़ा पुलिस का, मेरी बात सुने, आईजी इस वाक़े से बहुत दिन पहले चेंज हुआ है, आईजी का इस वाक़े से पहले नहीं, तो आईजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इसके अंदर कर दें और आप एक्सपेक्ट करें कि टीम परफॉर्म करती रहेगी, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि अगर इतनी ज्यादा मतलब पता ना हो, क्लैरिटी ना हो कि कौन रन कर रहा है। ये पंजाब के अंदर तो और भी बड़े मसले ना कि पता नहीं चलता कि इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है पंजाब को, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं होता। हर दफा जब आईजी को हटाया जाता है तो गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि आईजी साहब ने गवर्नमेंट की बात मानने से, यानी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बात मानने से इनकार किया था। आखिर ऐसी क्या बात करते होंगे वजीर आला पंजाब जो कोई आईजी मानता है? देखिए, जो बातें हमारे सोर्सेज से, अब मुझे इतना ये क्लैरिटी के साथ तो हमें नहीं पता, लेकिन जो सोर्सेज बात कर रहे हैं वो यही है कि वो उनको ये कहा था कि आपने पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन एक ऑपोजिशन के खिलाफ है, वो बिल्कुल नून लीग के खिलाफ, उसको आपने करना है। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली जिसकी वजह से उनको एक असूली मौके इख्तियार करने पे उनको जो है। अच्छा, रागिब नईमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। रागिब नईमी साहब, बिल्कुल प्रोग्राम का एंड है। अगर कोई रिश्तेदार जो है अपने किसी प्यारे के साथ ज्यादती होते देखे तो वो उस रेपिस्ट को या पोटेंशियल रेपिस्ट को मारने का इख्तियार रखता है? देखिए, शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि अपने माल या अपनी जान की हिफाजत के लिए आने वाले हमला आवर के ऊपर जितनी उसके पास इस्तात और ताकत है वो उसे रोकने की कोशिश करे। पर अगर कोई अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करते हुए मर जाता है तो उसे शहीद करार दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स अगर ऐसे हमला आवर को उसके पास मुकाबला करने के यकीनी जराए मौजूद हैं तो उसे लाजमी तौर पे रोका जाना चाहिए। आप इस वाक़े के खिलाफ कोई रैली वगैरह निकालने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि खवातीन की ही एक ऐसी रैली निकाली जाए जिसमें इज़हार यकजहती किया जाए खानदान के साथ। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे अभी बार बार रियासत के हवाले से बात की जा रही थी। देखिए, ये रियासत का फेलियर नहीं है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। इस वक्त जिन लोगों के पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसी रियासत की है ना। नहीं, देखिए, रियासत एक जरा अलग चीज होती है और गवर्नमेंट अलग चीज होती है। यहाँ पर अगर लोगों के मामलात सही तरीके से कवर अप नहीं हो पा रहे हैं, उनकी हिफाजत के मामलात गवर्नमेंट का मामला बनते हैं, ना कि रियासत का मामला बनता है। जो गुस्सा है इसको वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए खात्मा किया जाए इस जुर्म का, तो उसके लिए आप कल्चर बदलें। जब कोई औरतों की मार्च हो, औरतों के हकूक की बात की जाए, उनको आप ये ना कहें कि ये बाहर से पैसे लेते हैं और ये वेस्टर्न एजेंट्स हैं और ये करें। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। माइंडसेट को चेंज किया जाए, सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है कि अभी तीर की ये शब में कमी नहीं आई, अभी निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।